मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी साहब के इस शेर के साथ में मैं आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड में, एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ में, मेरे चैनल हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। राइट, चलिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन, ये मैं हमेशा की तरह आज भी आपके सामने रख रहा हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो भी पैरामीटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव होते हैं। और इसीलिए मेरे ओपिनियन में ये वाला क्राइटेरिया, ये जो भी मैं इसके अंदर मेरा बेसिस है अंडरस्टैंडिंग का और मेरे एनालिसिस का, वो सोर्सेज तो अवेलेबल है कॉमन प्लेटफॉर्म पे कई सारे। बट इनको एनालाइज करके आपके समक्ष जो पेश कर रहा हूँ मैं, वो मेरी निजी राय है। और इसीलिए हो सकता है कि आपका एनालिसिस, आपके पैरामीटर्स थोड़े वेरी कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंगली आपका आउटकम भी अलग हो सकता है। इसलिए ये मेरी निजी एनालिसिस, मेरी निजी राय है। बट ब्रॉडर सेंस में हाँ, ये इसका जो आउटपुट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो ब्रॉडर साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं, तो वो जनरली हर एक टेक्निकल एनालिस्ट और हर एक फंडामेंटल एनालिस्ट के जनरली वो कॉमन होते हैं। बट हाँ, उनके यूसेज में फ़र्क होता है। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपना इन्फॉर्म्ड एनालिसिस अपने तरीके से कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट्स और जो भी इसके अंदर मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा हूँ, ये इसमें जो भी एनालिसिस के उपरांत जो भी आपका अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो ये सब्जेक्टिव होगा अगेन। और ये इसमें जो भी नफ़ा या नुकसान होगा वो आपके निजी प्रॉपर्टी होगा, वो मेरा या मेरे चैनल का या मेरे किसी भी सदस्य का, मेरी टीम के किसी भी सदस्य का इसमें कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर इसमें डिस्कशन और उनसे राय लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। चलिए, आज की शुरुआत करते हैं। आज का स्टॉक है आपके सामने जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसको आप जानते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊं तो डोमिनोज पिज्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा के ये फ्रेंचाइजी ओनर है 4 कंट्रीज़ में। तो इसके क्विकली मैं आपको एक फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो इसका बैकग्राउंड है उसके बारे में। डोमिनोज फूड वर्क्स लिमिटेड नोएडा बेस्ड कंपनी है, एक नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसके पास में कई सारे अच्छे जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं फास्ट फूड में। और जो मैं जंक फूड तो नहीं बोलूँगा अभी इस एनालिसिस को लेके, बट हाँ, ये पिज़्ज़ा और पोपाइज़ और डंकिन डोनट्स वगैरह के इनके पास में फ्रेंचाइजी हैं काफ़ी अच्छे। और इनके काफ़ी मतलब रिनाउंड ब्रांड्स हैं। ये डोमिनोज का इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश 4 कंट्रीज़ की इनके पास में डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी है। पोपाइज़ की इनके पास में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की फ्रेंचाइजी हैं। डंकिन डोनट्स की एंटायर इंडिया की फ्रेंचाइजी है। तो काफ़ी अच्छी ब्रांड्स हैं। प्लस इनके अपने 2 होम ग्रोन रेस्टोरेंट ब्रांड्स भी हैं, जो कि एकदम और हॉन्ग्स किचन, हॉन्ग्स चाइनीज़ किचन है। इनके 2 ब्रांड्स हैं अपने खुद के। और डोमिनोज से इन्होंने, जुबिलेंट ने शुरुआत की थी इंडिया में। जो 2 भाई थे, उन्होंने शुरुआत की थी 1995 में, जब इन्होंने डोमिनोज पिज़्ज़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई। और उसमें इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया था डोमिनोज का। और सब्सिक्वेंटली 2009 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के नाम से। लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक ने बनाया 918 रुपये अक्टूबर 18 में। और लाइफ टाइम लो बनाया, लाइफ टाइम लो तो काफ़ी पुराना हो गया, आज से 13-14 साल पहले 16 रुपया था इसका। आज की डेट में ये लार्ज कैप कंपनी है। 31,808 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है एज पर लास्ट
क्लोज्ड ट्रेडिंग सेशन। और इसके मेजर एक्विजिशंस हैं जिसको मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इसके हम मार्केट डोमिनेंस की बात करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। जैसे इन्होंने जनवरी 21 में बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी जो है, बारबेक्यू नेशन जो ब्रांड है, उसका 10.76% का इक्विटी इन्होंने परचेज किया था 92 करोड़ में। और फिर अक्टूबर 21 में इन्होंने मुंबई बेस्ड एक टेक स्टार्टअप, फूड टेक स्टार्टअप थ्राइव के नाम से इन्होंने 35% इक्विटी लिया था अराउंड 25 करोड़ में। और इससे पहले उन्होंने फरवरी 21 में एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है सेम पिज्जा लाइन में, जिनका इन्होंने एक 100% इक्विटी परचेज उसको टेक ओवर कर लिया था। इन्होंने यूरोप में एंट्री की थी इसी कंपनी के माध्यम से 2180 करोड़ में फरवरी 21 में। और उसी में ही एक और जो रशिया, टर्की और इस एरिया में भी इन्होंने पिज्ज़ा के लिए एंट्री की थी, वो करीब 7%। इस एक्चुअली इससे पहले मैं बता दूं, फाइट्स फूड कॉरपोरेशन जो है इसके पास में करीब 32% ऑलरेडी एक डीपी यूरेशिया की होल्डिंग थी इस कंपनी में, जिसकी इन्होंने 100% इस कंपनी को टेक ओवर किया, तो ऑटोमेटिकली 32% डीपी यूरेशिया की इनके पास में होल्डिंग आ गई थी 2180 करोड़ में। फिर सब्सिक्वेंटली इन्होंने अनदर 7% अप्रोक्सीमेटली इन्होंने उसी टाइम खरीदा था 915 करोड़ में, और तो करीब करीब इनके पास 40% की होल्डिंग हो गई थी। और मार्च 22 में जो बताया था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिनमें इन्होंने बताया था कि करीब 42% की इनके पास में फाइनली डीपी यूरेशिया की होल्डिंग है, जिससे कि इनके पास में रशिया और टर्की और ये सब एरिया का भी डोमिनोज का अच्छा एक एंट्री इनको मिल गया है। तो इनके पास में काफी लार्ज स्पेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड में, बाहर के देशों में भी, यूरोप में और टुवर्ड्स रशिया और उस साइड में भी इनके पास में अच्छा एक मार्केट इनका डेवलप हो गया है बाय वर्च्यू ऑफ दीज एक्विजिशंस और परचेजेस में जो कर लेने से इनके पास डोमिनोज की काफ़ी अच्छी इनके पास में मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया है। डोमिनोज में ये सिंगल है, इनके पास में सिंगल मार्केट है इनके पास, इनके मुकाबले का डोमिनोज और कोई सेकंड फ्रेंचाइजी नहीं दे रखा है। इंडिया में जो 4 नेशंस हैं उनके पास एक्सक्लूसिव मार्केटिंग फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिसंबर 22 से दिसंबर 23 तक लास्ट पब्लिश जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके मुताबिक कोई मेजर चेंज नहीं आया है। सेम स्टैंड स्टिल, आई शुड से मार्जिनल, बहुत थोड़ा सा कोई इक्का दुक्का कुछ चेंज आया तो है, अदरवाइज कोई सब्सटेंशियल चेंज देखने को नहीं मिला है। बल्कि अगर हम देखें तो मार्जिनली बल्कि 1.6% के आसपास एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में अपनी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम इसको ब्राइटर साइड देखें तो ये एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बनाई है। और एफआईआईज डीआईज आप जानते हैं ये होल्डिंग तभी बढ़ाते हैं व्हेन दे सी ए पोटेंशियल इन द स्टॉक। इनके पीयर कंपैरिजन में करूंगा। पीयर कंपैरिजन हमेशा मेरे टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पीयर इनके जो कंपनीज हैं वो हैं देवयानी इंटरनेशनल, जो कि पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी और वांगो इस ब्रांड के फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं। और इनके ही एक और, मतलब पिज्जा हट और केएफसी ये हमेशा डुअल फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। तो इन्हीं का ही एक काउंटर पार्ट या इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है सफायर फूड इंडिया, जिन्होंने पास में पिज्जा हट और केएफसी का अगेन फ्रेंचाइजी है। वेस्ट लाइफ फूड जिनके पास मैकडी का फ्रेंचाइजी है। और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जो कि बर्गर किंग के ओनर हैं। तो ये 5 कंपनीज के बीच में मैं एनालिसिस आज की करना चाहूँगा अपने फूड, अपने जो है आज का स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। मार्केट कैप लार्जेस्ट है इन सभी इसी स्पेस में, इनके पास में अच्छा खासा एक स्पेस इन्होंने कवर कर रखा है डोमिनोज ने। तो वी कैन व्हेनेवर वी थिंक ऑफ पिज्जा में सबसे पहले नाम डोमिनोज का ही आता है, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली प्रोबेबली पिज्जा हट या और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि अब धीरे धीरे अभी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर। बट डोमिनोज का अभी एज ऑफ नाउ और इमीडिएट फॉरसेबल फ्यूचर आई शुड से
कि ये अच्छा खासा मार्केट इनके पास में कैप्चर्ड रहेगा। रेवेन्यू इनके पास में जो लास्ट 12 मंथ्स का था वो था 5351 करोड़ का। हमने इतना सारा पिज्ज़ा खा लिया है। और नेट प्रॉफिट अराउंड 242 करोर्स, जो कि इनके मुकाबले जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले काफ़ी हाई है। बर्गर किंग एज यू कैन सी इट्स रनिंग इन लॉसेस। नेट मार्जिन इनको ऑब्वियसली इसमें बहुत कम होता है, बिकॉज ये लोग अर्न करते हैं जो रोटेशन होता है इनके पास में, उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होती है। प्लस मैंने एक जगह पढ़ा था कि इनके नेट मार्जिन में एक रीज़न और भी है कम होने का, कि इनके जो जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी एक तो कॉस्ट बढ़ गई है, प्लस इनके जो आउटलेट स्टोर्स वगैरह खुलते हैं उनकी भी एक एक्सपेंशन की जो कॉस्ट है, जो रिकरिंग कमिटेड कॉस्ट्स होती हैं, वो भी थोड़ी बहुत इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट कर रही है। इस कारण ये नेट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो करीब 4.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स गुड अराउंड 10.68%, जो कि ठीक है, एक एवरेज रिटर्न है। प्राइस टू अर्निंग ऑब्वियसली कैश रिच कंपनी है और कैश रिच प्रोडक्ट है, तो इनका 144.34 होना एक एक ठीक ठाक इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक। अदरवाइज तो अगर हम वैसे देखा जाए तो 2025 भी बड़ा ओवर वैल्यूड माना जाता है, बट ये क्योंकि फास्ट कैश का आइटम है और एक फूड इंडस्ट्री में है, तो ये एक ठीक ठाक माना जाता है अराउंड दीज लेवल्स 140-150 के आसपास का। प्राइस टू बुक 14.88, ठीक है, इट्स ओके। मतलब अभी अभी आने वाले मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको बताऊंगा तो ये मेरे ख्याल से मतलब अंडर वैल्यूड लगेगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि गिवन द एक्विजिशंस और जो इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनी के, उसके मुताबिक ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से जो मार्केट शेयर चल रहा है और जो इसका जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, जो इसके अंदर जो जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है पूरा एरिया, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, उसके मुताबिक ये प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये अभी अंडर वैल्यू लगेगा। प्रोबेबली वी विल बी मोर हैप्पी टू सी मार्च 24 के जो रिजल्ट आएंगे, ईयरली रिजल्ट्स, उसमें वी विल सी सम गुड नंबर्स इन दिस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, इट्स गुड इनफ, जो कि एक पार इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक जा रहा है ये। रिटर्न ऑन एसेट्स 4.51%, इट्स गुड अगेन, मतलब ऑलमोस्ट गुड, मतलब क्योंकि जो मार्केट इनके पास में है उसके मुताबिक 4.5% का होना ठीक है, लाजमी है। और एबिटा मार्जिन अगर देखो तो 9.75%, ठीक है, अगेन बेस्ट इन क्लास है, बट इसमें 9-10% का अगर नेट आपको मिल रहा है कि आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस अगर आपको ये मिल रहा है खाली इंटरेस्ट और टैक्स के पहले, तो ये 9.75% इज गिवन द अमाउंट ऑफ टर्नओवर दिस कंपनी हैज, तो उसके मुताबिक ये एवरेज ठीक आ रही है। प्राइस टू अर्निंग 241, ये भी अगेन एट पार है विद अदर पेयर्स, बट यस एक्सपेंशन के बाद में ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो ये कंपनी जो अभी ओवर वैल्यूड लग रही है वो आने वाले टाइम में एट पार या प्रोबेबली लुक्रेटिव हो जाएगी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन फ्रॉम आवर साइड। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.88, बड़े अच्छी जगह खड़ा हुआ है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बताती है कि आपका स्टॉक किस पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ द एसेट्स दैट यू आर होल्डिंग। तो 14.88 इसमें अच्छा पोटेंशियल है अभी भी ऊपर जाने के लिए। आप देखेंगे कि इसके साथ के जो अच्छा मार्केट शेयर इसके मुकाबले या इससे मतलब नेक्स्ट जो इसके पीयर्स हैं, जो 7.84 है और 20.99 है, तो यू कैन इमेजिन कि ये वी आर वेयर वी आर पॉइज्ड। एंटरप्राइज वैल्यू 28.76, अगेन एट पार है ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1000 करोड़, मतलब कैश आ रहा है 1000 करोड़ का, जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें से 1000 रुपये का शुद्ध मुनाफा है इसके पास में, शुद्ध कैश फ्लो आ रहा है। और वो जो कैश फ्लो आ रहा है ये देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, कि जो भी इसका कुछ
जो भी एक्सपेंशन का जैसे मैंने बताया था उसके ऊपर कर रहे हैं, और कुछ फर्दर जो कुछ अगर छोटे मोटे कुछ लोन्स या कुछ इस ढंग से फाइनेंसिंग का भी कुछ इन्होंने पार्ट ले रखा है, तो उसको रीपे वगैरह करने में कर रहे हैं। तो अल्टीमेट नेट ये है कि ऑन वन साइड द कंपनी रिड्यूसिंग द लाइबिलिटीज और द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट कर करके, और कंपनी को एक्सपेंशन में भी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा अभी निकला हुआ है, ये एक्सपेंशन करने में लगी हुई है कंपनी, नए स्टोर्स और नए ब्रांचेस खोल रही हैं। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि आने वाले टाइम में जब ये सारे एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ इनकी फ्रूटफुल हो जाएगी और ऑपरेटिव हो जाएगी, तो इसकी टॉप लाइन भी बढ़ेगी, और इसके जो मार्जिन्स हैं, जो जो कैश कैश मार्जिन्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगा हमारे फ्यूचर डिसीजन के लिए। टेक्निकल चार्ट्स में मैं आता हूँ इसके अंदर, अब फंडामेंटल्स के बाद में। टेक्निकल में स्टॉक का मैंने देखा कि पिछले 1.5 साल से लगभग एक ही एवरेज वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ट्रेड करता जा रहा है, और धीरे धीरे ये अपने कंसोलिडेशन के फेज में, और इनफैक्ट आई शुड से कि ये अब अपने जो डिमांड जोन्स हैं उनकी तरफ ये पहुंच चुका है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे दिखा है इसका एक दो ऑक्सीलेटर्स में, जो मेरे लिए पॉजिटिव साइन होते हैं। हमेशा मैं ऑक्सीलेटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो एक पॉजिटिव साइंस है। और प्लस आप देखिए कि 170 रुपए के बीच में ही ये पूरा साल भर एक 170 रुपए का डिफरेंस रहा है मात्र, जो पूरे साल भर ये स्टॉक मूव किया है पिछले 52 हफ्तों में। हाई 586 का और लो है 412 का, तो 170 रुपए का ही एक टाइट रेंज के अंदर ये स्टॉक चलता रहा है। तो एक ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि वंस द स्टॉक कंसोलिडेट्स फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो उसके बाद में प्लस अगर जब उसकी बैकिंग होती है इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से भी, तो एक पॉजिटिव नोट हमारे एक पॉजिटिव ओपिनियन बनता है इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट अपवर्ड मूव फॉर दिस स्टॉक। अब मैं देखता हूँ कि इसने, अब जैसे मैंने बताया था कि ये डिमांड जोन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है मेजर टाइम फ्रेम्स में। एक होता है डिमांड जोन की, हम लोग देखते हैं कि आर्ली चार्ट या 15 मिनट 30 मिनट्स, इन सब में नहीं दे 4 आवर चार्ट, ये सब नहीं, मैं हायर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ जिसमें वीकली मंथ डेली वीकली मंथली, और इसमें इन इन चार्ट्स को मैं जब देखता हूँ तो इन सब में ये डिमांड जोन में है। ये जो प्राइस लेवल पे अभी ये स्टॉक खड़ा हुआ है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो कि हमें हमें ये इस ओर डायरेक्शन दे रहा है कि दैट वी शुड एक्सपेक्ट अपवर्ड मूव फ्रॉम द करंट लेवल्स। और इसमें ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग सेशन दैट वी कंप्लीटेड येस्टरडे, उसके अंदर ये चारों ट्रेडिंग सेशन में एक लेवल को, एक जो जो जैसे मैंने बताया डिमांड जोन है, तो वहां पर डिमांड को एब्जॉर्ब कर रहा है ये स्टॉक, और ये उस डिमांड जोन को सपोर्ट की तरह काम में आ रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिलते ही ये आई एम श्योर कि इस डिमांड जोन से बाउंस बैक करेगा। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि ये जो 482 का जो लेवल है, इससे ही ये अभी जो एक पिछले स्विंग में ये उससे पहले वहीं से ही बाउंस किया था, और इस बार भी ये वहीं उसी डिमांड जोन में आ चुका है मेजर टाइम फ्रेम्स में। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से एक बाउंस वी शुड एक्सपेक्ट। टारगेट ये है अभी, मैं इस पे आता हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ था उसमें 482 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, जिसमें हाई उसने मार्जिनली हाई बनाया था 484 पे, और 482 पे इसने क्लोजर दिया था। और डिमांड जोन पे ये जैसे मैंने बोला कि आ चुका है। फिर भी मैं और थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेता हूँ, बिकॉज मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, कैपिटल को थोड़ा सा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो अगर यहाँ से 450 के, मैं ऑल्दो ये ऑलरेडी डिमांड जोन में है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस मिलेगा, मैं फिर भी सोचता हूँ कि और थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ मैं, और 450 के लेवल पे अगर आता हूँ तो मैं स्टॉक को नहीं छोड़ूंगा, मैं स्टॉक में जरूर बाय करूंगा, क्योंकि 450 का एक वो लेवल हो जाएगा जो डीप इंटू डिमांड जोन ये एंटर कर चुका होगा, मैं वहां से लेना चाहूंगा। और अकॉर्डिंगली फिर ये पूरा डिसीजन कंप्लीट करने के बाद मुझे ये लगता है फंडामेंटली और टेक्निकली
इसको जब हम कॉन्फ्लुएंस करते हैं तो इसमें मुझे 620 से 650 का एक टारगेट नज़र आ रहा है, जो इसको हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स। 620 से 650 का लेवल ये टच कर सकता है फ्रॉम इन द कमिंग सेशंस। स्टॉप लॉस मैं 412 का रखूंगा। 412 का एक कैलकुलेशन मेरे हिसाब से निकल के आती है, जिसके अंदर ये स्टॉक अगर उससे नीचे जाता है तो मैं प्रोबेबली सोचूंगा कि अगर मैं इसमें से एग्जिट करना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा, बिकॉज मैं फंडामेंटली इसमें मैं बुलिश हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस प्रोबेबली थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चलूंगा, लेकिन 412 का एक ठीक है मीडियोकर स्टॉप लॉस है जो मैं शायद इसमें एग्जिट करने की सोचूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली इस पूरे क्रक्स अगर मैं निकालता हूँ तो 1:5 का आ रहा है, और 1:5 का एक हेल्दी स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के अंदर एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है गिवन द लेवल ऑफ दिस स्टॉक। टाइम होराइजन 6 to 9 months, 6 से 9 महीने के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय द टाइम हमारे पास में ईयरली और एक क्वार्टर का रिजल्ट और भी आ चुका होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो आई एम श्योर कि जो जितने भी एक्सपेंशन के जो प्लान्स इसके हैं वो फ्रूटफुल होंगे, ऑपरेटिव हो चुके होंगे, और उनके रिजल्ट्स भी सामने आने लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 620 से 650 का एक एवरेज टारगेट है जो मिलना चाहिए, इफ नॉट मोर। दीज आर द एक्नॉलेजमेंट्स जो मैंने आज की आपके सामने ये एनालिसिस पेश की है। इसके इसके जो सोर्सेज हैं वो ये सब सोर्सेज थे मेरे। विकीपीडिया एज ऑलवेज, ट्रेडिंग व्यू एज ऑलवेज, इन्वेस्टिंग.com, google.com, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jubilantfoodworks.com, moneycontrol.com, कुछ और भी है छोटे मोटे जो डेटा के सोर्सेज थे वो और थे, तो दोज वर नॉट द मेजर पार्ट ऑफ इट। मेजरली ये 6 आइटम्स है जिनके बेसिस पर मैंने ये आज की एनालिसिस कंप्लीट की है। तो दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं कि बहुत जल्दी मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए पेनी स्टॉक्स का भी एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरे जो बहुत छोटे अ, जो 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 5 रुपया तक के जो शेयर्स हैं उनमें जो पोटेंशियल है, जो शायद आने वाले टाइम में हमारे को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इनफैक्ट आई शुड से मैनी फोल्ड रिटर्न दे सकते हैं, तो उसके ऊपर एनालिसिस काफ़ी डीपली चल रही है मेरी। बिकॉज आपको पता है कि पेनी स्टॉक्स को टेक्निकली उनके उनका डेटा जो है कंपैरेटिवली और डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करना चाहते हैं, बिकॉज वो उनके डेटा इतना रेडिली कंपेरेटिव डेटा अवेलेबल नहीं होता है जो कि हम इंडस्ट्री के एट पार उनको कंपेयर कर सकते हैं, और उनके रेशियोज भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो उनके ऊपर कई पैरामीटर्स एडिशनल हमारे को लगा करके और कई सारी जानकारी अपने और सोर्सेज से ले करके हमें उसके ऊपर एक क्रक्स पे आना पड़ता है, और उसके बाद में वो परहैप्स स्टॉक हमारे पास में एक अच्छे पोटेंशियल के रूप में निकल के आ सकता है या फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूँ उसके उन सब के ऊपर, मैं और मेरी टीम लगी हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्दी आपके सामने मैं एक ये सीरीज़ आपके सामने ला पाऊँगा, तो जितने सब्सक्राइबर्स होंगे वो आई एम श्योर कि उनसे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, और उसके बेसिस पर वो लोग आगे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपना ले सकते हैं, वो जितना जितना अपना विजडम को यूज़ करके। तो ये फ़िलहाल ये एक मेरा इनिशिएटिव है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने रख सकूँ, और इसके अलावा भी कुछ और काम भी मेरे चल रहे हैं कि फॉरेक्स और ईटीएफ्स के ऊपर भी काम चल रहा है, तो वो भी मैं आपके सामने जल्द उनकी भी सीरीज़ में शुरू करूँगा। बट हैविंग सेड दैट, फ़िलहाल मैं लार्ज कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं फ़िलहाल उनके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये रिलेटिवली इनका डेटा ईज़ी अवेलेबल होता है पब्लिक डोमेन में। तो और टेक्निकल और इनके पास इन इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी इनके जज करने में थोड़ी आसानी होती है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स इनका आपके सामने रख पाना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स एंड पेनी स्टॉक्स। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एट पार उन लोग उन सब का पैरामीटर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के आपके सामने ला सकूँ मेरे एनालिसिस को से।
तो हैविंग सेड दैट, दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, और आपके कमेंट्स और आपका प्यार भरे लाइक्स मेरे को भेजते रहिए और मेरे को मोटिवेट करते रहिए, कि ताकि मैं आपको नई नई चीज़ें और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके सामने रख सकूँ। Keep sharing this video, keep liking, keep subscribing. Thank you very much. Thank you very much for watching today's episode. Thank you. Bye.